कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। स्नेहा अभी भी बिस्तर पर लेटी हुई थी। सर्वेंट उसके पास आई थी खाना लेकर, लेकिन स्नेहा ने कुछ भी खाने से मना कर दिया। अब एक बार फिर से रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ। स्नेहा झट से बोली, खबरदार, अगर आप लोग मेरे रूम के अंदर भी आए तो मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं खाना। ये बोलते बोलते वो चुप हो गई थी, क्योंकि दरवाजे पर कोई सर्वेंट नहीं बल्कि खुद अंगद खड़ा था। स्नेहा की बातें सुनते हुए अब वो उसे घूरकर देखने लगा था। वो अंदर की तरफ आते हुए बोला, पहले तो मुझे लगा तुम सिर्फ मुझे ही परेशान करती हो, लेकिन नहीं, तुम सिर्फ मुझे नहीं बाकी सबको भी बहुत परेशान करती हो बीबी। उसकी बात पर स्नेहा झट से बोली, अच्छा, आपको लगता है कि मैं आपको परेशान कर रही हूँ, पर मुझे तो कुछ और ही लगता है। अंगद ने अपनी मुस्कुराहट को दबाते हुए पूछा, अच्छा तो तुम भी बता दो, तुम्हें क्या ही लगता है। स्नेहा मुंह बनाते हुए बोली, कल रात को मैं आपकी बाहों में सिमट कर सोई थी, लेकिन आज सुबह जब उठी तो आप मेरे आसपास भी नहीं थे। पहले आपने कहा था कि आप सिर्फ मेरे साथ वक्त बिताएंगे, कहीं पर नहीं जाएंगे, लेकिन अब तो बस आपको अपना बिजनेस ही दिखाई दे रहा है। मैं तो दिखाई देती ही नहीं हूँ। मुझे अकेले छोड़ छोड़ कर आप ऑफिस जा रहे हैं। अब आप खुद बताइए, कौन किसे परेशान कर रहा है। अंगद अब तक उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। वो उसकी बगल में लेटा और बोला, अच्छा, मतलब गलती मेरी है। स्नेहा झट से बोली, बिल्कुल, गलती सिर्फ आपकी ही है। अंगद कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन सिर्फ गलती मेरी नहीं है, और भी कोई है जो सिर्फ मेरा है। स्नेहा के एक्सप्रेशन सब बदलने लगे थे। उसका चेहरा खिलने लगा था, लेकिन अगले ही पल अंगद हल्का सा मुंह बनाकर बोला, टेंशन्स भी मेरी है, प्रॉब्लम्स भी मेरी है, मीटिंग्स भी मेरी ही होती है। स्नेहा उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखती रह गई। उसने अब अंगद की चेस्ट पर अपना हाथ रखकर उसकी शर्ट को कसकर मुट्ठी में जकड़ा और बोली, आप जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हैं ना। अंगद हंसते हुए बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, परेशान तो बस मैंने तुम्हें थोड़ा सा कल रात को ही किया था। अब तो मैंने तुम्हें ज़रा सा भी परेशान नहीं किया। अब तो बल्कि तुम्हें खुश करने का सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ तुम्हें शॉपिंग पर लेकर चलूँ। स्नेहा तुरंत बोली, बिल्कुल भी नहीं, मुझे किसी शॉपिंग पर नहीं जाना। अंगद एक बार फिर से कुछ सोचते हुए बोला, तो फिर डिनर पर। स्नेहा मुँह बनाते हुए बोली, नहीं, मुझे डिनर पर भी नहीं जाना। अंगद अब एक बार फिर से कुछ सोचते हुए बोला, तो फिर कहीं घूमने चलें। स्नेहा ने अब और भी ज़्यादा मुंह बनाया और बोली, नहीं, मुझे कहीं भी घूमने नहीं जाना। अंगद अब अपनी जगह से उठा और फिर स्नेहा के करीब होकर बोला, तो फिर और क्या चाहती हो तुम मेरी जान। स्नेहा ने तुरंत अब अपना हाथ पूरी तरह से उसकी चेस्ट पर रख दिया और बेहद इंटेंस वॉइस में बोली, सिर्फ आपको। अंगद ने अपना लोअर लिप हल्का सा अंदर की तरफ दबाया और बोला, इतना भी पागल मत करो तुम मुझे मेरी जान, कि मैं फिर तुम्हें प्यार करने के अलावा और कुछ कर ही ना पाऊँ। अंगद की बात सुनकर उसका चेहरा शर्म से लाल भी हो रहा था, लेकिन वो अपने दिल की बात कहे बिना रह भी नहीं पा रही थी। उसका दिल इस वक्त जोरों से धड़क रहा था और अब अंगद ने साइड टेबल पर रखा रिमोट उठाया और फिर दूसरे ही पल दरवाज़ा बंद कर दिया, जो वो खुला छोड़कर ही अंदर आ गया था। स्नेहा ने अपनी नज़रों को पूरी तरह से झुका लिया और अंगद भी उसके ऊपर झुका और फिर स्नेहा वापस बिस्तर पर पूरी तरह से लेट चुकी थी। अंगद ने कुछ पल उसके चेहरे को देखा। स्नेहा अब अपनी नज़रें ऊपर भी नहीं उठा रही थी। शर्म से उसका बुरा हाल हो रहा था। बहुत कम ही वो अंगद से इस तरह की डिमांड करती थी, पर आज वो खुद को रोक नहीं पाई। उसका दिल एक बार फिर से अंगद के प्यार को महसूस करने के लिए तड़प रहा था और अब अंगद ने उसके माथे पर अपने होठ रखे और फिर हल्का सा चूमने के बाद वो उसके होठों को लॉक कर दिया। बाहर खड़ी सर्वेंट अंगद का वेट कर रही थी। वो कब से स्नेहा को खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन स्नेहा खाना नहीं खा रही थी। पर अब अंगद के आने पर उन्हें लगा कि अंगद उन्हें खाना प्रिपेयर करने के लिए कहेगा। वो बताएगा कि आखिर स्नेहा का क्या खाने का मन है। लेकिन यहाँ तो उसने भी आने के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया था। वो सर्वेंट हल्का सा मुस्कुराकर वहाँ से चली गई थी। रात का वक्त, प्राइवेट विला। अंगद और स्नेहा दोनों बिस्तर पर लेटे हुए थे। अंगद ने स्नेहा के गाल पर अपना हाथ रखा और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगा। स्नेहा का चेहरा शर्म से एकदम लाल हो गया था और अब वो तुरंत अंगद की बाहों में सिमट गई।
उसने अपना चेहरा अंगद के सीने में छुपा लिया था। अंगद भी उसे अपनी बाहों में कसकर भरते हुए बोला, वैसे ज़िंदगी में और कोई डिसीजन मैंने परफेक्ट लिया हो या नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ यहाँ आने का डिसीजन मेरा एकदम परफेक्ट है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ आने के बाद मुझे मेरी बीवी की बोल्डनेस देखने को मिलेगी। उसकी बातों पर स्नेहा उसे घूर कर देख रही थी और अब अंगद ने एक बार फिर से कहा, अब तुम्हें मुझे जितना प्यार करने की क्रेविंग हो रही थी वो क्रेविंग तो पूरी हो गई होगी। अब ये बताओ, अब तुम खाना खाओगी या नहीं? तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। स्नेहा, ऐसे कैसे चलेगा? खाना तो खाना पड़ेगा ना? स्नेहा कुछ सोचते हुए बोली, पर पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने कुछ खाया या नहीं? जब आप ऑफिस गए थे तब मैं सो रही थी। ईट मीन्स आपने कुछ नहीं खाया होगा। ऑफिस जाकर भी कुछ खाने का सवाल नहीं बनता, क्योंकि वहाँ पर आपके साथ मैं नहीं थी। और जब आप घर पर आए तो ये बोलते बोलते वो चुप हो गई थी और उसका चेहरा एक बार फिर से लाल हो गया था। अंगद झट से बोला, पर अब मुझे भूख लगी है, अब हम दोनों खाना खाएंगे। ये बोलते हुए वो उसके बालों को सहला रहा था। स्नेहा तुरंत बोली, आपको एक बात कहूँ, मेरा अभी भी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही, लेकिन आपके लिए मैं खाना खाऊंगी, पर तब जब मुझे आप अपने हाथों से खिलाएंगे। अंगद मुस्कुराते हुए बोला, जो हुक्म मेरे आका। ये बोलकर वो एक बार फिर से हंसा और फिर दोनों बिस्तर से उठे। पहले वो दोनों वॉशरूम गए, क्विक शावर लिया और फिर कपड़े पहनकर बाहर आए। बाकी सारे सर्वेंट तो वहाँ से जा चुके थे, बस एक ही सर्वेंट वहाँ पर मौजूद थी, क्योंकि अभी तक अंगद और स्नेहा ने कुछ खाया नहीं था तो वो कैसे ही वहाँ से जा सकती थी। हालांकि खाना तो पूरा बना हुआ था, बस उसे गर्म करना था। अंगद स्नेहा को लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठा तो उस सर्वेंट ने तुरंत उन दोनों के लिए डिनर सर्व किया। अंगद ने अपने हाथों से स्नेहा को खाना खिलाया और फिर दोनों कुछ देर के लिए बाहर गार्डन एरिया में वॉक करने के लिए आ गए। आज सुबह से स्नेहा ने फ़ोन पर किसी से बात नहीं की थी। अंगद उसके साथ नहीं था तो उसका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था। उसका कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, पर अब वो फ़ोन पर सबसे बातें कर रही थी। पहले उसने संगम को कॉल किया, फिर शारदा जी से बात की, थोड़ी देर आभा के साथ भी बात की। उससे पूछा कि क्या उसे प्रेगनेंसी वाले सिम्टम्स शुरू हो गए, जैसे कि वोमिट आना, सुबह सुबह आलस आना, कुछ खाने का मन नहीं करना। और आभा भी उसके साथ बात करते हुए उसे सब कुछ बता रही थी। और फिर फाइनली उसने अपनी मॉम को कॉल किया। अंगद साइड में खड़ा और स्मोक करते हुए स्नेहा को सबसे बातें करते हुए देख रहा था। फिर अचानक ही उसका फ़ोन बजा। उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा जहां पर एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। ये उसका लंदन का नंबर था तो ज़्यादा लोगों के पास वो नंबर था भी नहीं। ऐसे में किसी अननोन नंबर से कॉल आना थोड़ा अजीब था। उसे फ़िलहाल कॉल रिसीव किया। सामने से सोफिया की आवाज़ आई, हेलो मिस्टर मित्तल, आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। सोफिया की आवाज़ सुनकर ही अंगद पहचान गया। वो जल्दी से बोला, इट्स ओके मिस कपूर, मैंने आपकी कॉल एक्सपेक्ट नहीं की थी, बिकॉज मुझे नहीं लगता था कि आपके पास मेरा पर्सनल नंबर होगा, बट आपने मुझे कॉल किया। बताइए, कुछ इम्पोर्टेंट था क्या? सोफिया हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, वो एक्चुअली मुझे आपसे आपके प्रोजेक्ट के बारे में ही कुछ बात करनी थी। आप तो जानते हैं कि कोई भी इन्वेस्टर यूं ही किसी के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो मैं बस आपसे कुछ डिटेल्स लेना चाहती थी। अगर आपके पास 5 मिनट हैं तो क्या आप मुझे वो डिटेल्स वगैरह दे सकते हैं? उसकी बात पर अंगद ने एक नज़र स्नेहा की तरफ देखा जो अभी भी फ़ोन पर बात कर रही थी। और अब अंगद अंदर की तरफ बढ़ते हुए बोला, यस ऑफ कोर्स। ये बोलते हुए वो अंदर जाकर अपने रूम में सोफे पर बैठा और उसने अपना लैपटॉप ऑन किया। और वो लैपटॉप ऑन करने के बाद सोफिया से प्रोजेक्ट पर ही बात कर रहा था। सोफिया ने अचानक ही पूछा, मुझे तो लगा था कि आप मेरा कॉल भी रिसीव नहीं करेंगे। आई मीन आप अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर आए हैं तो रात को तो आप उनके साथ बिजी ही होंगे, लेकिन आपने मेरा कॉल रिसीव किया, मुझे अच्छा लगा। अंगद को उसकी बातें थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बोला, एक्चुअली मेरी वाइफ थोड़ा बिजी थी। आई मीन अभी हमने डिनर किया है तो बस वॉक वगैरह कर रही थी, पर मैं फ्री था इसलिए मैंने कॉल रिसीव कर ली, वरना वो साथ में होती तो शायद कॉल भी रिसीव नहीं कर पाता, क्योंकि वो ऑलरेडी मुझसे नाराज़ हो रही हैं कि मैं उसे यहाँ आने के बाद टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। सोफिया हंसकर बोली,
सीरियसली आपकी वाइफ भी आपको कंप्लेन करती है क्या? आई मीन आप इतने परफेक्ट हैं, मुझे तो लगा था कि आपकी वाइफ की आज तक कभी भी आपसे कोई कंप्लेन नहीं होगी। पर कहते हैं ना, पत्नियों को जितनी मर्जी खुश रखो, उन्हें थोड़ी बहुत शिकायतें तो अपने पति से रहती ही हैं। शायद आपके केस में भी ऐसा है, पर यह भी कहना पड़ेगा कि आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा लकी हैं, जिसे आप जैसा पति मिला, जो उससे इतना प्यार करता है। उसकी बात सुनते हुए अंगद के होठों पर बस हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो एक बार फिर से बोला, पर्सनल बातें तो फिर कभी हो जाएंगी मिस कपूर, हम फिलहाल प्रोजेक्ट पर बात कर लें, क्योंकि वो क्या है ना, मेरी वाइफ बाहर से आने ही वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि उसके आने से पहले हम लोग बात कर लें, वरना वो एक बार फिर से मुझसे शिकायत करेंगी। सोफिया झट से बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं मिस्टर मित्तल, आप बस मुझे ये 2-3 क्वेश्चंस के जवाब और दे दीजिए। ये बोलकर उसने 2-3 क्वेश्चन अब अंगद से किए, लेकिन उसके जवाबों पर सोफिया का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। उसके सामने तो बस कुछ तस्वीरें चल रही थी कि अंगद इस वक्त अपनी बीबी के साथ होगा तो कैसा होगा, उसने क्या पहना होगा, वो दोनों किस जगह पर होंगे, क्या वो दोनों बेड पर होंगे, बेड पर होंगे तो कैसे होंगे। ये सब सोचते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस एकदम से चेंज हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मेंटली उसे कुछ प्रॉब्लम हो। शायद वो मेंटली स्टेबल नहीं थी, या फिर उसे किसी खास तरह का कोई डिसऑर्डर है। अचानक ही वो बेहद इंटेंस वॉइस में बोली, आप मेरे पास कब आएंगे मिस्टर मित्तल? उसका ऐसा सवाल सुनकर अंगद चौंक गया। वो जल्दी से बोला, मैं आपकी बात को समझा नहीं मिस कपूर। सोफिया जल्दी से अपनी बात संभालते हुए बोली, आई मीन मेरा पूछने का मतलब ये था कि अब कल रात डिनर पर अपनी वाइफ के साथ आ रहे हैं ना मिस्टर मित्तल, तो कितने बजे आएंगे? आई गेस 8 बजे का टाइम एकदम परफेक्ट रहेगा। अंगद ने अब एक गहरी सांस ली और बोला, हाँ ज़रूर, प्लीज़ आप मुझे अपना एड्रेस सेंड कर दीजिएगा, मैं कल रात 8 बजे अपनी वाइफ के साथ आपके यहाँ आ जाऊँगा। सोफिया भी मुस्कुरा कर बोली, तो ठीक है, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं आपको मैसेज सेंड कर दूँगी। ये बोलकर उसने बाय कहा और फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अंगद ने भी अपना फ़ोन साइड में रखा और तभी उसकी नज़र स्नेहा पर गई, जो दरवाजे पर खड़ी थी और उसे गहरी निगाहों से देख रही थी। अंगद ने तुरंत पूछा, क्या हुआ, ऐसी घूर क्या रही हो तुम मुझे? स्नेहा उसके करीब आई और फिर उसकी गोद में बैठकर अपनी बाहों को उसकी गर्दन पर लपेटते हुए बोली, किससे बात कर रहे थे आप? अंगद ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, मिस कपूर के साथ। किसी लड़की का जिक्र सुनकर ही स्नेहा की हार्ट बीट तेज हो गई थी। वो जल्दी से बोली, कौन है ये मिस कपूर, और आपको इतनी रात को कॉल क्यों किया उसने, और उसके साथ बात करने के चक्कर में आप यहाँ अंदर क्यों आ गए? मेरे सामने आप उससे बात नहीं कर सकते थे क्या? अंगद जल्दी से बोला, नहीं मैं तुम्हारे सामने उनसे बात नहीं कर सकता था, वो एक्चुअली काफ़ी पर्सनल बात थी ना, इसलिए तुम्हारे सामने बात हो ही नहीं सकती थी। अब स्नेहा का चेहरा उतर गया था और अंगद के चेहरे की वो शरारती मुस्कुराहट और भी ज़्यादा गहरी हो गई थी। स्नेहा अब उसकी गोद से उठी और मुंह बनाते हुए बोली, तो फिर जाइए अपनी उस मिस कपूर के पास ही जाइए, मेरी पास क्या कर रहे हैं आप? ये बोलकर अब वो वापस बेड पर आ गई थी। अंगद हंसते हुए उसकी तरफ देख रहा था। स्नेहा मुंह बनाते हुए कितनी क्यूट लग रही थी। उसका मन तो कर रहा था कि वो यूं ही उसे परेशान करता रहे। अब वो भी अपनी जगह से उठकर स्नेहा की बगल में आकर बैठ गया और बोला, अरे इतना जल क्यों रही हो तुम? मिस कपूर को तो तुमसे जलन नहीं होती, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? स्नेहा अब बिस्तर पर उठकर बैठते हुए बोली, क्योंकि उसके पति नहीं है आप, तो उसे क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन मेरे पति हैं आप। किसी से बात करना तो दूर की बात, अगर आप किसी की तरफ नज़रें उठाकर भी देखेंगे या फिर कोई और आपकी तरफ नज़रें उठाकर भी देखेगा तो भी मुझे फ़र्क पड़ेगा, और मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ये बोलते हुए स्नेहा के चेहरे पर पजेसिवनेस भरे एक्सप्रेशंस नज़र आ रहे थे, और वो देखते हुए अंगद को तो उस पर और भी ज़्यादा प्यार आने लगा था। उसने सोचा नहीं था स्नेहा उसके लिए इतना पजेसिव भी हो सकती है। और अब उसने उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में समेटा और बोला, बस करो मेरी जान, तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे ये अंगद जी तुम्हारे अलावा और किसी के पास नहीं जा सकती। ये बस तुम्हारे हैं और हमेशा तुम्हारे ही रहेंगे, ना सिर्फ इस जन्म में बल्कि आने वाले हर एक जन्म में। वो तो मिस कपूर ने मुझे इसलिए कॉल किया था क्योंकि वो मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही हैं। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही स्नेहा बोली,
लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट की क्या ज़रूरत है अंगद जी? आप किसी और से क्यों इन्वेस्ट करवा रहे हैं? अंगद थोड़ा हताश होकर बोला, यही तो प्रॉब्लम है। एक्चुअली वो प्रोजेक्ट ऐसा है कि उसमें मैं खुद से इन्वेस्ट नहीं कर सकता, उसमें मुझे कोई ना कोई इन्वेस्टर चाहिए ही चाहिए। और यहाँ के लोग हद से ज़्यादा खड़ूस हैं। जैसे तुम थोड़े दिन पहले मुझसे नाराज़ हो गई थी और मुझे छोड़कर चली गई थी ना, एकदम अपना खड़ूसपन दिखाने लगी थी। बस वैसे ही कुछ खड़ूस लोग हैं यहाँ पर और वो लोग मेरी हेल्प कर नहीं रहे। ऐसे में मिस कपूर मेरी हेल्प कर रही हैं तो तुम बताओ मैं कैसे ही उन्हें इग्नोर कर सकता हूँ, और वो भी तब जब वो मेरे ही बिजनेस से रिलेटेड मुझे कॉल कर रही हैं। एक्चुअली उन्हें मेरे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिटेल्स चाहिए थी, इसलिए उन्होंने इतनी रात को कॉल किया, वरना जहाँ तक मैंने उनके बारे में पता लगाया है वो ऐसी औरत नहीं है कि बेवजह किसी को परेशान करे। उसकी बात पर स्नेहा तुरंत बोली, और अगर उसने आपको बेवजह परेशान किया भी ना तो भाड़ में गई आपकी इन्वेस्टमेंट और भाड़ में गया सब कुछ, मैं नोच खाऊंगी उसे। ये बोलते हुए उसने एकदम बिल्ली के जैसे पंजे बनाए तो अंगद उसकी तरफ देखता ही रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि स्नेहा ऐसे भी कभी रिएक्ट करेगी। स्नेहा उसके उड़े हुए होश देख कर बोली, अरे आप तो डरने लगे अंगद जी। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ कि बिजनेस में एक दूसरे से बात तो करनी पड़ती है, लेकिन आप ना उसे ज़्यादा मत अपने करीब आने दीजिएगा। कुछ लड़कियों की ना फितरत होती है बेवजह यूं ही किसी से चिपकना, तो बस आप उसे खुद से चिपकने मत दीजिएगा। बाकी तो बेशक से आप उससे जितनी मर्जी बातें कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बस मेरे साथ बातें नहीं, सिर्फ प्यार कीजिए। ये बोलते हुए अब उसने बड़ी ही अदा से अपने बाहों को उसकी गर्दन पर लपेट दिया तो अंगद उसके ऊपर झुकते हुए बोला, आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही हारनी नहीं हो रही हो? स्नेहा तुरंत बोली, छी छी, कितनी गंदी बातें करते हैं आप। मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। वो क्या है ना, पिछले कई दिनों से आपका प्यार महसूस नहीं किया था तो अंदर तक तड़प रही हूँ, इसलिए क्या करूँ, अब खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रही। मन करता है बस सारा दिन आपके साथ रहूं, आपके प्यार को महसूस करती रहूं। उसकी बात पर अंगद ने अब उसके माथे को चूमा और बोला, लेकिन अब नहीं, अब तुम्हें सोना होगा। तुम्हें आराम की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्नेहा ने अपना लोअर निब निकालते हुए पप्पी फेस बनाया और फिर अंगद ने उसके गालों को भी बड़े ही प्यार से चूम लिया। अब स्नेहा के एक्सप्रेशंस थोड़े नॉर्मल हुए। अंगद ने अब उसकी आंखों को भी चूमा तो इस बार स्नेहा बस हल्का सा मुस्कुराई, और अब अंगद ने उसके होठों को प्यार से चूम लिया तो स्नेहा की वो मुस्कुराहट लंबी हो गई। अंगद ने उसे अच्छे से बिस्तर पर लिटाया और फिर अपनी बाहों में भर लिया। अंगद ने एक दो बार स्नेहा की गर्दन को भी चूमा और फिर उसे प्यार से सुला दिया। वो बस यही सोच रहा था कि स्नेहा का अभी से ये हाल है तो कल जब वो उसे मिस कपूर के यहाँ डिनर पर ले जाएगा तो उसका क्या ही हाल होगा। तकरीबन 10-15 मिनट वो इन सब बातों के बारे में सोचता रहा। कहीं ना कहीं वो जानता था कि उसकी स्नेहा बेशक से कभी कभी बचकानी हरकतें कर देती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा समझदार है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, तो वो इन सब बातों को समझेगी। अंगद हमेशा मेल बिजनेस पार्टनर के साथ ही बिजनेस करता आया था, कभी कोई फीमेल बिजनेस पार्टनर तो उसकी रही नहीं थी, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानता था कि हर कोई अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इधर उधर की हरकतें करता रहता है, और कुछ फीमेल तो बिजनेस के लिए इतनी ज़्यादा पागल होती हैं कि वो खुद को भी दांव पर लगाने से पीछे नहीं हटती। ऐसे में अंगद ऐसे जैसे लोगों से दूर ही रहना प्रेफर करता था। कहीं ना कहीं वो मिस कपूर को भी सही समझ रहा था, लेकिन वो इन सब बातों से बहुत अनजान था कि मिस कपूर एक नंबर की साइको हैं और वह जल्दी वो अंगद और स्नेहा के लिए एक जाल बिछाने वाली थी, और वो जाल कैसा होने वाला था ये तो वक्त ही बताने वाला था। पूरी रात यूं ही बीत गई और अब सुबह का वक्त लगभग से 8 बजे स्नेहा की आंखें खुली और उसने हल्की सी अंगड़ाई लेते हुए अंगद की तरफ देखा, जो अभी भी आराम से सो रहा था। उसे सोते हुए देख स्नेहा एक बार फिर से मुस्कुराई और फिर अगले ही पल वो उसके ऊपर झुकी और अपने बालों को अपनी उंगलियों में लेकर उसके पिछले हिस्से से अंगद के चेहरे पर गुदगुदी करने लगी। अंगद की नींद तुरंत खुल गई थी, लेकिन फिलहाल उसने स्नेहा को कुछ कहा नहीं, और स्नेहा कभी अपने बालों को उसके नाक के पास घुमाती तो कभी कान के पास ले जाती। अंगद को उसकी हरकतों पर गुदगुदी महसूस हो रही थी। कुछ पल वो यूं ही चुप रहा और फिर हल्की सी अपनी एक आंख खोलकर बोला, तुम्हें नहीं लगता आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही शरारती हो रही हो? हाँ,
स्नेहा झट से बोली, तो फिर शरारती बच्चों का तो एक ही इलाज होता है अंगद जी, उन्हें पनिशमेंट दी जाती है, आप भी मुझे पनिशमेंट दे दीजिए ना। अंगद तुरंत बोला, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मेरी बीबी कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई है, अब उसे पनिशमेंट देनी ही पड़ेगी। स्नेहा बेहद इंटेंस वॉइस में बोली, मैं तो आपकी पनिशमेंट के लिए कब से तैयार हूँ, बस आप ही देरी कर रहे हो। अंगद को उसकी बातों पर हंसी आ रही थी और अब उसने एकदम से ही स्नेहा को कंधे से पकड़ा और फिर उसे बिस्तर पर लगाया और गहरी निगाहों से उसे देखते हुए बोला, मुझे नहीं लगता तुम मेरी पनिशमेंट बर्दाश्त कर पाओगी, काफ़ी नाजुक हो तुम बेबी और मेरी सज़ा बहुत सख्त होगी। ये बोलते हुए वो अब बिस्तर से उठ चुका था। स्नेहा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो तो सोच रही थी कि अंगद सुबह सुबह उसके साथ रोमांस करेगा, उसे रोमांटिक सी पनिशमेंट देगा, लेकिन यहाँ तो अंगद ने बाथरोब पहन लिया था। स्नेहा भी अब बिस्तर पर उठकर बैठी। वो जल्दी से बोली, इतनी भी नाजुक नहीं हूँ मैं। अंगद ने चेहरा घुमाकर उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। वो बस मुस्कुराया और वॉशरूम की तरफ चला गया। स्नेहा को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर अंगद के दिमाग में चल क्या रहा है, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट साफ बता रही थी कि कुछ तो उसके दिमाग में चल ही रहा है। वो भी अब बिस्तर से उठी। उसने एक पिंक कलर की नाइटी पहनी हुई थी और वॉशरूम में आकर अंगद की तरफ देखने लगी, जो वॉश बेसिन के सामने खड़ा था। स्नेहा उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या है, आप ये मंद मंद मुस्कुरा क्यों रहे हैं, आखिर क्या चल रहा है आपके दिमाग में। अंगद हंसा और बोला, कितनी अच्छी बीवी हो तुम, अपने पति को कितनी अच्छी तरह से जानती हो। स्नेहा झट से बोली, मुझे बातों में उलझाने की कोशिश मत कीजिए, जल्दी से बताइए आखिर क्या सोच रहे हैं आप। मुझे मेरे पेट में गुदगुदी महसूस हो रही है। ये बोलते हुए वो आगे आई और आकर अंगद के सामने खड़ी हो गई। तो अंगद उसकी नाइटी की तरफ देखते हुए बोला, एक रात तुमने मेरे लिए प्लान की, अब एक रात मैं तुम्हारे लिए कुछ प्लान करना चाहता हूँ जान। तुमने तो मुझे उस रात में सिर्फ प्यार दिया था, मैं तुम्हें उस रात में थोड़ी पनिशमेंट देना चाहता हूँ। जैसे ही उसने कहा, स्नेहा हैरानी से बस उसकी तरफ देखती रह गई। अंगद ये बोलते हुए उसने स्नेहा की कमर पर अपना हाथ रखते हुए उसे अपने करीब खींचा, तो स्नेहा और अंगद दोनों पर सावर का पानी गिरने लगा था। सुबह के लगभग से 11 बजे अंगद और स्नेहा दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अंगद स्नेहा को खाना खिलाने के बाद ऑफिस जाने वाला था। आज शाम को वो स्नेहा के साथ मिस कपूर के यहाँ डिनर के लिए भी जाने वाला था, तो उससे पहले वो बस अपने सारे काम निपटा लेना चाहता था। स्नेहा ने उसे ऑफिस जाने की परमिशन भी दे दी थी, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं, बस 2-3 घंटे के लिए, और फिलहाल अंगद के लिए ये 2-3 घंटे ही काफ़ी थे। स्नेहा मुँह बनाते हुए बोली, मैंने आपको ऑफिस जाने की परमिशन तो दे दी, लेकिन मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि आपके ऑफिस जाने के बाद मैं करूँगी क्या। मैं तो पूरी तरह से बोर ही हो जाऊँगी। अंगद हंसा और बोला, नहीं, मैं तुम्हें बोर नहीं होने दूंगा। एक्चुअली आज रात को हमें मिस कपूर के यहाँ डिनर पर जाना है, तो अगर हो सके तो तुम उनके लिए कुछ गिफ्ट मंगवा लेना। आई मीन ऑनलाइन, यहाँ पर तुम्हें काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, वरना ये मैं ही कर लेता, तुम्हें परेशान नहीं करता मेरी जान, पर मैं सच में काफ़ी ज़्यादा बिजी होने वाला हूँ जान। ये बोलते हुए वो स्नेहा को देख रहा था और स्नेहा मुस्कुराते हुए बोली, बस इतना सा काम, डोंट वरी, आपका ये छोटा सा काम मैं कर दूंगी। अब मैं आपकी प्यारी बीबी हूँ, तो आपके कंधों पर जो इतना सारा बोझ है काम का, वो मुझे आपके साथ बांटना तो पड़ेगा, तभी तो मैं परफेक्ट बीबी बनूंगी। अंगद उसकी बात पर हंसा। वैसे तो स्नेहा बहुत समझदार थी, लेकिन कभी कभी वो इस तरह की बचकानी बातें करती थी तो अंगद को और भी ज़्यादा प्यारी लगती थी। उन दोनों का ब्रेकफास्ट फिनिश हुआ तो अंगद अपनी जगह से उठा। उसने बड़े ही प्यार से स्नेहा का माथा चूमा और बोला, अगर टाइम मिले तो इंडिया में भी कॉल कर लेना, वहाँ पर संगम तुम्हारे कॉल का वेट कर रहा होगा। उसकी बात पर स्नेहा ने अपना सर हाँ में हिला दिया। बिना अंगद के कहे भी वो संगम को कॉल करने ही वाली थी। उसे भी संगम की बहुत याद आ रही थी। अंगद के जाने के बाद स्नेहा भी अपनी जगह से उठी और अपना फ़ोन लेकर इधर उधर टहलने लगी, ताकि उसका खाना भी डाइजेस्ट हो जाए और वो ऑनलाइन गिफ्ट के ऑप्शंस भी देख सके। अंगद ने ऑलरेडी उसके फ़ोन में वो सारी ऐप्स डाउनलोड कर दी थी, जिसमें वो यहाँ घर बैठे अपनी पसंद की कोई भी चीज़ मंगवा सके, और अब स्नेहा उसमें ही मिस सोफिया के लिए ऑप्शंस देख रही थी।
उसने उसके लिए एक चॉकलेट पैक, एक परफ्यूम पैक और एक फ्लावर बुके ऑर्डर किया और संगम से बात करने बैठ गई। संगम उससे बोल रहा था कि उसे स्नेहा की बिल्कुल याद नहीं आ रही, वो तो वहाँ पर मज़े कर रहा है। अंगद और स्नेहा को जितने दिन लंदन रहना है वो लोग रह सकते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ में जो मायूसी थी उससे स्नेहा को साफ पता चल रहा था कि उसका बेटा उसे कितना मिस कर रहा है। वो एक्टिंग करते हुए बोली, अच्छा अगर आपको हम दोनों की याद नहीं आ रही है तो मैं एक काम करती हूँ, आपके डैड को बोलकर इंडिया आने का प्लान कैंसिल ही करवा देती हूँ। वो तो बोल रहे थे कि हम लोग कल ही इंडिया के लिए निकल जाएंगे। उसकी बात सुनकर संगम तुरंत बोला, क्या सच में डैड ने ऐसा कहा था? नहीं नहीं स्नेहा माँ, प्लीज़ ये प्लान कैंसिल मत करवाना। आपको पता है मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, लेकिन ये तो दादी ने कहा कि मैं आपको परेशान नहीं करूं, इसलिए बस मैं यूं ही बोल रहा था कि मुझे आपकी याद नहीं आ रही। उसकी बात पर स्नेहा की आंखों में नमी थी और होठों पर मुस्कुराहट भी। अंगद की तरह संगम भी बहुत ही ज़्यादा समझदार था। वो जल्दी से बोली, आई लव यू बेटा, और मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, कल ही हम लोग यहाँ से इंडिया के लिए निकल जाएंगे। अब मैं भी आपके बिना और नहीं रह सकती हूँ। संगम एक बार फिर से बोला, आई लव यू टू स्नेहा माँ। संगम की बात सुनकर स्नेहा ने अब कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था और वहाँ इंडिया में संगम सोफे पर बैठा था और आभा और शारदा जी उसे घूर घूर कर देख रही थी। संगम तुरंत अपनी जगह से उठा और बोला, तो मैं क्या करूं, मुझे तो स्नेहा माँ की याद आ रही है ना। शारदा जी अब हंसी और संगम को अपनी बाहों में लेकर बोली, कोई बात नहीं बेटा, अब आपने अपनी स्नेहा माँ को बोल दिया ना, तो देख लेना कल ही वो यहाँ पर वापस जरूर आ जाएगी। मैं तो बस इसलिए आपको रोक रही थी कि थोड़े दिन वो लोग वहाँ पर रहते तो अच्छा रहता, पर कोई बात नहीं, वो फिर कभी चले जाएंगे। संगम हल्का सा मुंह बनाते हुए बोला, वो बस मुझे मेरी लिटिल सिस्टर दे दे, उसके बाद बेशक से कहीं भी जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे मेरी लिटिल सिस्टर चाहिए। पता नहीं क्यों मेरी लिटिल सिस्टर आई ही नहीं, वो कहाँ रह गई। ये बोलते हुए वो वहाँ से चला गया और उसकी बात सुनकर शारदा जी और आभा के चेहरे पर मायूसी झलकने लगी थी। जो गया उनका दुख तो उन्हें हमेशा ही रहने वाला था, लेकिन अब शारदा जी आभा के गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, क्या हुआ अगर स्नेहा और अंगद संगम को लिटिल सिस्टर नहीं दे पाए तो? तुम हो ना जो उसे अब जल्दी ही लिटिल सिस्टर या लिटिल ब्रदर देने वाली हो, तो उसकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। आभा जल्दी से बोली, मैं तो उसे लिटिल सिस्टर या लिटिल ब्रदर दे ही दूंगी बड़ी माँ, लेकिन मैं तो स्नेहा के बारे में सोच रही हूँ, कितना अच्छा होता अगर वो भी जल्दी से दोबारा प्रेग्नेंट हो जाए। शारदा जी उसकी बात पर हंसी और बोली, हाँ हाँ हो जाएगी, अभी नहीं तो 2-3 महीने बाद हो जाएगी। अगर वो लोग कुछ टाइम लेना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, पर पहले तुम तो हमें एक नन्हा मुन्ना सा क्यूट सा बेबी दो जिसे मैं सारा दिन अपनी गोद में लेकर बैठी रहूं और फिर कहूं कि अब मुझसे और कोई काम नहीं होगा। उसकी बात पर आभा का चेहरा एकदम लाल होने लगा था। वहीं दूसरी तरफ अंगद ऑफिस में था और अपना काम कर रहा था। उसने जल्दी ही अपना काम खत्म कर लिया और लगभग से 4 बजे घर वापस आ गया था। स्नेहा ने तब तक आराम भी कर लिया था। अंगद की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी और वो अंदर की तरफ आया। आते ही हाल में उसकी नजरें स्नेहा को ढूंढ रही थी, लेकिन जब वो हाल में उसे कहीं नजर नहीं आया तो वो सीधा कमरे में आ गया। लेकिन कमरे में भी स्नेहा नहीं थी, क्योंकि स्नेहा इस वक्त किचन में थी और अंगद के लिए उसकी फेवरेट ब्लैक कॉफ़ी बना रही थी। और अब स्नेहा रूम में ब्लैक कॉफ़ी लेकर आई। अंगद की नज़र जैसे ही उस पर गई वो तुरंत बोला, तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है जान, सर्वेंट है ना, वो कर लेंगे। ये बोलते हुए उसने उसके माथे से ट्रे ले ली। स्नेहा जल्दी से बोली, क्यों, मैं ये सब कुछ क्यों नहीं कर सकती? जब पति ऑफिस से थका हारा हुआ घर आए तो पत्नी की ड्यूटी बनती है उसकी थकावट दूर करने की। मैं तो बस अपनी ड्यूटी पूरी कर रही हूँ। ये बोलते हुए वो अंगद के बिल्कुल करीब हुई। अंगद ने भी वो ब्लैक कॉफ़ी टेबल पर रख दी थी। अब उसने स्नेहा की कमर पर अपना हाथ रखा और बोला, अच्छा तो थकावट दूर करने का सिर्फ यही एक तरीका आता है क्या तुम्हें? स्नेहा झट से बोली, मुझे तो और भी तरीके आते हैं, लेकिन उन सब तरीकों के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि फ़िलहाल हमें आपके बिजनेस पार्टनर के घर डिनर के लिए जाना है। मैं बस तैयार होने वाली थी। आप बताओ आप क्या पहनोगे?
अगर आप कहोगे तो मैं आपके कपड़े निकाल दूँ। ये बोलते हुए उसने अपनी बाहों को अंगद की गर्दन पर लपेट दिया। जिस तरह से उसने अपनी बात कही उसकी आवाज़ भी काफ़ी इंटेंस थी और उसके चेहरे पर एक्सप्रेशंस भी काफ़ी शरारती थे। अंगद से ज़्यादा तो हनीमून का मज़ा स्नेहा ले रही थी। अंगद ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मैं तो खुद चाहता हूँ कि तुम कपड़े निकाल दो, बस तुम ही देरी कर रही हो। स्नेहा ने अपना लोअर लिप हल्का सा अंदर की तरफ दबाते हुए बड़ी ही अदा से पूछा, सच में निकाल दूँ? अंगद ने भी बड़े ही इंटेंस वॉइस में कहा, सच में निकाल दो जान। उसकी बात सुनकर अब स्नेहा अंगद की शर्ट के बटन खोलने लगी थी, लेकिन 2 बटन खोलने के बाद ही वो अचानक से रुकी और तुरंत क्लोजेट की तरफ बढ़ते हुए बोली, अच्छा ये बताओ, ब्लैक वाली शर्ट निकालूं या फिर वाइट वाली, या फिर कुछ और पहनने का मन है आपका? अंगद उसकी तरफ देखता ही रह गया। वो जल्दी से बोला, वो सब बाद में निकालना, पहले जो अभी निकाल रही थी वो निकालो। स्नेहा तुरंत मासूम बनते हुए बोली, हाँ तो वही तो निकाल रही हूँ, आपके कपड़े ही तो निकालने थे, और देखिए अलमारी से आपके कपड़े ही तो निकाल रही हूँ। लेकिन पहले आप बताइए तो सही कि निकालने कौन से हैं? अंगद उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें भी बहुत अच्छी तरह से पता है मैं तुम्हें कौन से कपड़े निकालने के लिए बोल रहा हूँ। स्नेहा इतराते हुए बोली, आप तो कुछ भी बोलते रहेंगे, लेकिन मैं तो वही निकालूंगी ना जिनकी मैं बात कर रही थी। अब आप जल्दी से बताइए आपको क्या पहनना है, उसके बाद मुझे भी रेडी होना है। आप खुद तो 10 मिनट में एकदम हॉट एंड हैंडसम लगने लगते हैं, लेकिन मुझे तो आधा पौन घंटा लग जाता है, फिर भी आपके बराबर नहीं आती। और एक तो वैसे ही मेरे पैर की वजह से ऐसा लगता है जैसे मैं आपके लिए परफेक्ट नहीं। ये बोलते बोलते वो एकदम से रुक गई थी और अंगद जो अब तक शरारती मूड में था उसका चेहरा भी अब थोड़ा सख्त हो गया था। वो स्नेहा के पास आया और बोला, ज़रा दोबारा कहना, अभी अभी क्या कहा था तुमने? स्नेहा अपना चेहरा झुकाते हुए बोली, कुछ कुछ नहीं तो मैं तो बस यूं ही। ये बोलते हुए उसकी धड़कन तेज हो गई थी। कहीं ना कहीं उसे अंगद से डर भी लगने लगा था, क्योंकि अंगद को उसका ये सब बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं था। पता नहीं वो कैसे ही अंगद के सामने वो बात बोल गई। हालांकि वो बातें हमेशा उसके दिल में होती थी कि अंगद हर तरह से परफेक्ट है, तो पता नहीं उसके पैरों में जो कमी है उसकी वजह से वो अंगद के साथ कैसी ही लगती होगी। लेकिन ये बात उसने कभी अंगद के सामने कही नहीं थी, और अगर कही भी थी तो उस वक्त भी अंगद ने बहुत गुस्सा किया था। अंगद अब उसे तिरछी निगाहों से देखते हुए बोला, अच्छा ज़रा मुझे बताना, अगर मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें मेरा एक पैर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता तो क्या तुम मेरे लिए भी यही सोचती कि तुम्हारे पैर में तो फिर भी चलो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं तो पूरी तरह से लंगड़ा। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही स्नेहा ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो जल्दी से बोली, खबरदार अंगद जी, अगर आपने ऐसी कोई बात कही तो ऐसा कभी सोचिएगा भी मत। उसकी बात पर अंगद ने अब उसके बिल्कुल करीब होकर उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहा, जब तुम ये चाहती हो कि मैं ऐसा कुछ नहीं सोचूं तो तुम कैसे सोचती हो? ये सब तुम्हारे हाथ में नहीं है और ना ही इन सब चीज़ों से तुम कम हो जाओगी। तुम परफेक्ट हो स्नेहा, एकदम परफेक्ट। तुम्हारी जैसी बीबी बहुत किस्मत से मिलती है और मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि हाँ, मैं बहुत किस्मत पाला हूँ। और रही बात तुम्हारे पैर की, तो एक्चुअली मैं सोच रहा था कि हम लोग हॉस्पिटल में चेक करवाएं। अगर इंडिया में करवाते तो काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट चलता, लेकिन यहाँ की टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है, तो हम लोग यहीं पर अब तुम्हारे पैर का ट्रीटमेंट करवाएंगे। उसकी बात पर स्नेहा झट से बोली, नहीं मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं करवानी, मुझे इंडिया जाना है, मैं यहाँ पर रहकर बोर हो गई हूँ। उसकी बात पर अंगद तुरंत बोला, खबरदार, अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हें बिना बताए भी हॉस्पिटल ले जा सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम मेंटली पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि इन सब चीज़ों में फिजिकल स्ट्रेंथ तो लगती ही है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ भी लगती है। वैसे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें किसी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, और फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को पूरी तरह से स्ट्रांग बना लो, ताकि तुम्हारे ट्रीटमेंट में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। स्नेहा झट से बोली, और अगर मेरा पैर ठीक नहीं हुआ तो? डॉक्टर ने बोल दिया है कि मेरा पैर कभी ठीक हो ही नहीं सकता तो?
वो जो उम्मीद मेरे अंदर है ना अंगद जी, वो भी टूट जाएगी, इसलिए मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती। अंगद ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और बोला, कैसी बात करती हो तुम स्नेहा? किसने कहा तुमसे कि तुम्हारे पैर का ट्रीटमेंट नहीं होगा? यहाँ दुनिया चाँद तक पहुँच गई है और तुम कह रही हो कि तुम्हारी उस छोटी सी प्रॉब्लम का सल्यूशन ही नहीं है। देखना सब कुछ ठीक होगा। जो तुम अपने आप को दूसरों से कम समझती हो ना, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर कोई भी कमी नहीं है। मैं मेरी जान को पूरी तरह से ठीक करके रहूँगा, और अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आई और ये सब कुछ ठीक नहीं भी हुआ, तो भी इट्स ओके ना। क्या इन सब बातों से हम दोनों के बीच जो प्यार है उसमें कोई कमी आएगी? बिल्कुल भी नहीं। मेरे लिए तुम्हारा प्यार और तुम्हारे लिए मेरा प्यार तो उतना ही रहने वाला है ना। तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। इस वजह से क्या उनका प्यार कम होने वाला है? क्या जो तुम दूसरों का ख्याल रखती हो, इस वजह से तुमने कभी किसी चीज़ में कोई कमी आने दी है? नहीं ना। तो फिर क्या ही मैटर करता है कि ये चीज़ ठीक हो भी या नहीं? पर हम ट्राई ज़रूर करेंगे, और देखना तुम्हारा पैर बहुत जल्दी ठीक भी होगा। अंगद मित्तल अपनी स्नेहा को एकदम ठीक करके रहेगा। ये बोलते हुए उसने स्नेहा के गालों को खींचा तो स्नेहा मुस्कुराई और फिर उसके सीने से लग गई। अंगद ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा और बोला, अब तो निकाल दो। स्नेहा ने अपना लोअर लिप अंदर की तरफ दबाया और बोली, मैं तो निकाल ही रही थी, ये तो आपने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। ये बोलकर वो क्लोजेट की तरफ घूमी। अंगद ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और बोला, तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो मैं तुम्हें क्या खोलने के लिए बोल रहा हूँ, तो चुपचाप वो खोलो जो मैं कह रहा हूँ। फालतू मासूम बनने की एक्टिंग मत करो। मासूम तो तुम हो, लेकिन इन चीज़ों में तो बिल्कुल भी नहीं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एकदम शरारती एक्सप्रेशंस थे और स्नेहा अब आंखें छोटी कर उसे देख रही थी। अंगद हंसा तो स्नेहा भी हंसने लगी और लगभग से आधे घंटे में वो दोनों पूरी तरह से रेडी हो गए थे और अब वो गाड़ी में बैठकर मिस सोफिया के विला के लिए निकल गए थे। तकरीबन 20-25 मिनट बाद उनकी गाड़ी कपूर विला के बाहर आकर रुकी और वो दोनों गाड़ी से बाहर निकले। सामने ही सोफिया बुके लेकर खड़ी थी। उसकी नज़रें अंगद और स्नेहा पर थी। अंगद ने स्नेहा का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था और उसे लेकर आगे की तरफ आ रहा था। जैसे ही वो दोनों सोफिया के सामने आकर खड़ी हुई, सोफिया ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ फ्लावर बुके स्नेहा की तरफ बढ़ाया और बोली, हेलो मिसेस मित्तल, सो गुड टू सी यू हियर। स्नेहा भी सोफिया को गौर से देख रही थी। सोफिया काफ़ी ज़्यादा बोल्ड थी। स्नेहा ने तो साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन सोफिया ने वाइट कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें उसके क्लीवेज, कंधे और घुटने साफ रिवील हो रहे थे। ऐसे में उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। ऐसा नहीं था कि स्नेहा ने ऐसे कपड़े कभी पहने नहीं थे। हाँ, अंगद के लिए उसने ऐसे कपड़े पहने थे, लेकिन सोफिया के कपड़े पहने हुए फैशन कम और न्यूडिटी ज़्यादा लग रही थी, इसलिए उसे खुद में ही अनकंफर्टेबल सा फील होने लगा था। वो नहीं चाहती थी कि अंगद इस तरह किसी लड़की को देखे। हालांकि अंगद नहीं देख रहा था, लेकिन सोफिया के कपड़े जिस तरह के थे, सामने वाला खुद अनकंफर्टेबल हो जाए। अंगद ने स्नेहा की तरफ देखते हुए कहा, चलो ना स्नेहा, अंदर चलो, मिस सोफिया हमें अंदर बुला रही हैं। स्नेहा उसकी बात सुनकर होश में आई। वो पता नहीं कहाँ खो गई थी। उसने अपना सिर हिलाया और अंगद के साथ अंदर की तरफ आई। जैसे ही वो लोग अंदर हॉल में आए, स्नेहा ने इधर उधर अपनी नज़रें घुमाई। वो पूरे हॉल को देख रही थी और पूरे हॉल की दीवारें सोफिया की तस्वीरों से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद से काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। जगह जगह पर उसके पोस्टर्स और पोर्ट्रेट लगे हुए थे। अंगद जो खुद भी वहां पर पहली बार आया था, उसे भी अब ये सब अजीब लग रहा था। वो सोफिया की तरफ देखते हुए बोला, लगता है आप खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। सोफिया बड़ी ही अदा से बोली, प्यार तो बहुत छोटा शब्द है मिस्टर मित्तल, मैं तो खुद से ऑब्सेस्ड हूँ। जिस तरह से उसने ये कहा वो काफ़ी अजीब था। अंगद फीका सा मुस्कुराया और बोला, वैसे घर काफ़ी खूबसूरत है आपका, काफ़ी अट्रैक्टिव भी। सोफिया तुरंत बोली, लेकिन आपसे कम। उसके जवाब पर अंगद और स्नेहा दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। स्नेहा जल्दी से बोली, एक्चुअली ना मेरा पेट दर्द हो रहा है अंगद जी, तो मैं सोच रही हूँ कि हम डिनर रहने देते हैं ना। सोफिया झट से बोली,
भला ये क्या बात हुई मिसेज मित्तल, अगर आपका पेट दर्द हो रहा है तो आप मिस्टर मित्तल को डिनर करने के लिए मना कैसे कर सकती हैं? हाँ, कर सकती हैं, वो आपके पति हैं तो उन पर पूरा हक बनता है आपका, लेकिन मैंने बहुत प्यार से उनके लिए आप दोनों के लिए डिनर प्रिपरेशन करवाया है। तो आप प्लीज़ ऐसे बिना डिनर किए तो मत जाइए। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा इंटेंस लग रही थी और स्नेहा को अब और भी ज़्यादा अजीब लगने लगा था। अंगद को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वहाँ पर रहना उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अब जब वो आ ही गया था तो डिनर किए बिना जाना भी उसके हिसाब से ठीक नहीं था। उसने स्नेहा की तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हें सच में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? स्नेहा ने अपना चेहरा नामे हिलाया और बोली, नहीं, इतना ज़्यादा भी नहीं, नॉर्मल ही है। अंगद ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और फिर बड़े ही प्यार से उसके होठों पर झुककर उसके माथे को चूमते हुए बोला, अब दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। स्नेहा मुस्कुरा उठी। उसे जो बेचैनी सी हो रही थी वो अंगद की उस किस ने पूरी तरह से दूर कर दी थी, लेकिन सोफिया की गुस्से से मुट्ठियां कस चुकी थी। बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम सोफिया का चैप्टर अच्छा नहीं है, तो आप लोगों को बता दूं कि सोफिया का चैप्टर परसों ही क्लोज हो जाएगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर भी अगर आप लोग सोफिया का चैप्टर नहीं देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। मैं सोफिया का चैप्टर काट कर कहानी को आगे बढ़ा दूंगी। अदरवाइज़ मैं कहानी राइटर के हिसाब से ही चलाना चाहती हूँ ताकि हर चीज़ क्लियर हो। अंगद और स्नेहा बहुत जल्द ही हमसे विदा लेने वाले हैं। थोड़ा देर इनके साथ और प्यार को एंजॉय कीजिए। उम्मीद करती हूँ आप लोग अभी तक अपना साथ और प्यार बनाए रखे हैं तो थोड़ी दिन तक और ही साथ देंगे। बाकी मिलेंगे फिर अगली कहानी में। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।